एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री कॉमर्स में आपका स्वागत है। मैं अजीत कुमार शर्मा और आज हम लोग बात करेंगे पेडागोजी, हिस्ट्री के पेडागोजी के जहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे फर्स्ट टॉपिक आज हम लोग का बनने वाला है वह है इतिहास पढ़ाने के उद्देश्य। तो इतिहास पढ़ाने के उद्देश्य की अगर हम बात करें, इतिहास क्यों पढ़ा जाता है, उद्देश्य क्या है, तो हम विद्यार्थियों में सर्वांगीण विकास, सामाजिक जागरूकता, राष्ट्रीय भावना और चरित्र निर्माण और वर्तमान जीवन में सफल होने की दृष्टि से जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, यानी हिस्ट्री पढ़ने का यही उद्देश्य है कि बच्चों में किस तरह से सर्वांगीण विकास हो और सामाजिक जागरूकता उसके अंदर आए और राष्ट्र की भावना जागृत हो, एक उनका नया चरित्र निर्माण भी करना यह इतिहास का उद्देश्य होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट टॉपिक में बौद्धिक विकास। अब बौद्धिक विकास क्या है? इतिहास से विद्यार्थियों की चिंतन शक्ति, चिंतन शक्ति क्या मतलब, जो दिमाग से किया जाता है, जो हम सोच रहे हैं, स्मरण शक्ति, जो हम याद कर रहे हैं, कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन कर रहे हैं, और निर्णय शक्ति का हम विकास कर रहे हैं कि डिसीजन हमें क्या लेना चाहिए। घटनाओं के कारण और परिणाम को समझने की क्षमता बढ़ती है। सीधी सी बात है कि जो बौद्धिक विकास है वो दिमाग से, ब्रेन से रिलेटेड है, मस्तिष्क से जो काम किया जा रहा है, जैसे हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, याद करते हैं, कल्पना करते हैं, और निर्णय लेने की शक्ति जो हमारा ब्रेन करता है, ये हमारे बौद्धिक विकास के अंतर्गत आता है, ताकि जो घटनाओं के कारण और परिणाम को समझने की क्षमता बढ़ती है। ज्ञानवर्धन, अतीत की घटनाओं, संस्कृतियों, सभ्यताओं और व्यक्तियों को जीवन से ज्ञान प्राप्त करना, जो अतीत में हो चुका है, जो हमारी अतीत में संस्कृति है, तो उन व्यक्तियों के जीवन से हमें सीखने को मिलता है। ज्ञान वर्धन करना, ज्ञान को अर्जित हम लोग कर सकते हैं। विद्यार्थी अपने देश एवं विश्व इतिहास से परिचित होता है। विद्यार्थी क्या करते हैं, पीछे क्या हुआ, जो बीत चुका उसमें क्या हुआ था, हमारे देश को कैसे आजादी मिली, किन किन लोगों ने शहादत प्रदान, किन किन लोगों ने बलिदान दिया, उनके विचारों को जानने, उनके बारे में जानने का मौका मिलता है। चरित्र निर्माण, महान व्यक्तियों के जीवन प्रेरणा हुए और उनके आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है। सत्यनिष्ठा, त्याग, साहस, सहनशीलता जैसे गुणों का विकास होता है। अगर हम बात करें कि चरित्र का निर्माण, हम अपने जीवन में भगत सिंह को देखते हैं, स्वामी विवेकानंद को देखते हैं, महात्मा गांधी को देखते हैं, भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को देखते हैं, सुभाष चंद्र, तो इनसे कुछ ना कुछ हमको प्रेरणा मिलती है। हम लोग मोटिवेट होते हैं कि हमें भी उनकी तरह कोई काम करना चाहिए जिससे लोग हमारा क्या ले, नाम ले, हमारा वर्चस्व बना रहे। राष्ट्रीय भावना का विकास, इतिहास से विद्यार्थियों में अपने देश के प्रति प्रेम, गर्व, समर्पण की भावना उत्पन्न होती है। स्वतंत्रता संग्राम में वीरों के बलिदान से देशभक्ति की भावना प्रबल होती है। जब हम बताते हैं कि हमारे देश को आजाद कराने में कितने लोगों ने अपनी जान की आहुति दे दी, इसको सुन करके बच्चों के अंदर क्या होती है, राष्ट्र भावना जागृत होती है और उनका विकास होता है। सामाजिक समझ का विकास, इतिहास समाज के विकास, सामाजिक संस्थाओं, परंपराओं और रीति रिवाजों को समझने में सहायता करता है। तो इतिहास किस चीज को समझने, सामाजिक विकास में क्या, समाज के विकास, सामाजिक संस्थाओं, जो परंपरा, जो रीति रिवाज है, उन सारी चीजों को समझने में क्या करता है, मदद करता है। विभिन्न समाजों में अनुभवों में से सामाजिक समझ, सहिष्णुता का विकास होता है। इतिहास से विद्यार्थी विभिन्न विचारों, आंदोलनों और संघर्षों को समझकर लोकतांत्रिकों के मूल्यों को अपनाते हैं। विचारों की स्वतंत्रता, समानता,
मानवाधिकार के प्रति जागरूकता होती है। वर्तमान को समझने में सहायक इतिहास अतीत की घटनाओं के माध्यम से वर्तमान परिस्थितियों को समझने में सहायता करती है। क्या बोला है कि जो भी घटनाएं होती हैं उसके माध्यम से वर्तमान की परिस्थिति क्या है उस चीज को हम बेहतर से समझ सकते हैं। अतीत की गलतियों से सीख कर लेकर भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। भविष्य निर्माण में सहायक इतिहास भविष्य के लिए मार्गदर्शक का काम करता है। यह विद्यार्थियों को जागरूक नागरिक बनाता है जो समाज और राष्ट्र के विकास में सक्रिय भाग लेते हैं। संस्कृति विरासत संरक्षण इतिहास से हमारी कला, साहित्य, संस्कृति और धरोहर का ज्ञान होता है। यह हमारी संस्कृति धरोहर के प्रति सम्मान और संरक्षण की भावना उत्पन्न करता है। रुचि और जिज्ञासा का विकास इतिहास रोचक कथाओं, घटनाओं और व्यक्तियों से भरा हुआ है जिससे विद्यार्थियों के अंदर क्या होती है, जिज्ञासा बढ़ती है, क्यूरियोसिटी होती है और यह और अधिक जानने के लिए प्रेरित होते हैं। सहानुभूति और मानवता का विकास विभिन्न कालों के लोगों के जीवन और संघर्षों को जानकर विद्यार्थी में सहानुभूति और मानवता की भावना विकसित होती है। वे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में सक्षम बनते हैं। भाषा कौशल का विकास इतिहास पढ़ने से शब्द भंडार, पढ़ने लिखने और अभिव्यक्ति की क्षमता में वृद्धि होती है। विद्यार्थियों चर्चाओं, निबंध लेखन और प्रस्तुतिकरण में कुशल बनते हैं। संक्षेप में देखते हैं, इतिहास पढ़ाने का उद्देश्य केवल अतीत की घटनाओं को बताना नहीं है बल्कि विद्यार्थियों के बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, संस्कृति और राष्ट्रीय विकास करना है ताकि वे एक जागरूक, कर्तव्यनिष्ठ और जिम्मेदार नागरिक बन सके। तो क्वेश्चन पूछ देगा अजर्सन रीजन में, तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि केवल घटनाओं को नहीं बताता है बल्कि विद्यार्थियों के बौद्धिक को डेवलप करता है, नैतिक को डेवलप करता है, सामाजिक विकास होता है, सांस्कृतिक के बारे में बताया जाता है, राष्ट्रीय विकास होता है और एक जागरूक, कर्तव्यनिष्ठ, जिम्मेदार व्यक्ति बनते हैं। अब जो हिस्ट्री है इसके स्रोत कौन कौन से हैं, कहां से हिस्ट्री निकल रही है? तो स्रोत आधारित इतिहास शिक्षण वह विधि है जिसमें इतिहास को पढ़ाने के लिए मूल स्रोत, प्राइमरी सोर्सेस का प्रयोग किया जाता है ताकि विद्यार्थी स्वयं विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले। सबसे पहले देखते हैं अर्थ। यह शिक्षण पद्धति है जिसमें विद्यार्थियों को इतिहास से संबंधित विभिन्न स्रोत दिए जाते हैं, उनसे प्रश्न पूछकर ऐतिहासिक घटनाओं को समझने, विश्लेषण करने और निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया जाता है। अब स्रोत क्या है? व्हाट आर सोर्सेस? वे सभी साधन जिनके माध्यम से हमें अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए शिलालेख, सिक्के, पुराशेष, पांडुलिपि, यात्रियों के विवरण, चित्र, मानचित्र, सरकारी दस्तावेज आदि। स्रोत का मतलब है जहां से हमें अपने अतीत के बारे में जानकारी मिलती है उसको स्रोत बोलते हैं, सोर्सेस बोलते हैं। उदाहरण के लिए दिया गया। अब ये जो स्रोत है ना, ये कितने प्रकार के? तो एक होता है प्राइमरी सोर्सेस, प्राथमिक स्रोत, और एक होता है द्वितीय स्रोत। तो प्राइमरी स्रोत जो स्रोत उस समय के हों जब घटना घटित हुई थी। शिलालेख, सिक्के, पुराने डायरी, पुराव से समकालीन लेख। अब मतलब जो समय घटना घटित थी
उसी समय हमको जो स्रोत मिल रहे हैं वो प्राथमिक हुई। द्वितीय क्या है? इतिहासकारों द्वारा लिखे गए हों जिनमें अतीत का विवरण दिया गया। इतिहास की पुस्तकें, शोध प्रबंध, लेखक, ये क्या है? सेकेंडरी सोर्सेस होती हैं। विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स, विद्यार्थी स्वयं स्रोतों का अध्ययन और विश्लेषण करते हैं, रटने के स्थान पर समझने और तर्क करने पर बल देते हैं, ऐतिहासिक सोच, प्रश्न पूछने और समस्या समाधान कौशल का विकास। यह पद्धति विद्यार्थियों को स्वायत्त और सक्रिय बनाती है। इतिहास को रोचक, वास्तविक और जीवंत बनाती है। स्रोत आधारित इतिहास शिक्षण के चरण: स्रोत का चयन करना, उद्देश्य स्पष्ट करना, स्रोत विद्यार्थी का उपलब्ध करना, प्रश्न बनाना, विद्यार्थियों द्वारा स्रोत का अध्ययन, विश्लेषण और चर्चा, निष्कर्ष निकालना, मूल्यांकन करना। अब इसके एडवांटेज, इसके लाभ क्या है? ऐतिहासिक घटनाओं की गहरी समझ विकसित होती है, तार्किक और आलोचनात्मक सोच विकास होते हैं, विद्यार्थी स्वयं निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यह पद्धति सहभागितापूर्ण और रोचक होती है। आत्मविश्वास, अभिव्यक्ति, विश्लेषण क्षमता बढ़ती है। लिमिटेशन, सीमाएं, स्रोत का चयन और तैयारी समय लेने वाली होती है। सभी विषयों में उपयुक्त स्रोत उपलब्ध नहीं होते। शिक्षक को अधिक दक्षता और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। बड़े वर्ग में इसे लागू करना कठिन हो सकता है। यूज इन क्लासरूम, शिक्षक विद्यार्थियों को मानचित्र, चित्र, दस्तावेज, सिक्के आदि स्रोत दिखाएं, स्रोत से संबंधित प्रश्न पूछे और चर्चा कराएं, विद्यार्थियों को समूहों में बांटकर विश्लेषण का कार्य दें, निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करें। स्रोत आधारित इतिहास शिक्षण: स्रोत हमें अतीत से जोड़ता है। प्राथमिक स्रोत वास्तविक जानकारी देते हैं, द्वितीय स्रोत व्याख्या प्रदान करते हैं। यह विधि रटने के बजाय समझने पर बल देती है। इसमें आलोचनात्मक सोच विकसित होती है। विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता नहीं, सक्रिय अन्वेषक बनते हैं। यह शिक्षा को रोचक और प्रभावी बनाते हैं, इतिहास को जीवन से जोड़ती है। शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, सही उपयोग से इतिहास बोध गहरा होता है। अभी थोड़ा ये सोर्सेस पढ़े थे, ये देख लेते हैं, फिर आलोचनात्मक देखेंगे इसके। तो प्राथमिक स्रोत और द्वितीय स्रोत। तो प्राइमरी स्रोत सबसे पहले देखते हैं। स्रोत हम लोग पढ़ चुके आ चुके हैं, जो हमारे अतीत के बारे में जानकारी देता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्रोत बोलते हैं। अब ये जो प्राइमरी स्रोत हैं, वे स्रोतों जो अतीत के समय में ही निर्मित हुए हों। वे स्रोत प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान करते हैं। इनकी जानकारी प्रथम हाथ होती है, फर्स्ट है। इनकी विश्वसनीयता अधिक मानी जाती है। अब द्वितीय के स्रोत क्या है? वे स्रोत जो बाद में इतिहासकारों द्वारा लिखे गए, जो पुस्तकें हम पढ़ रहे हैं, ये स्रोत प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं बल्कि प्राथमिक स्रोत के अध्ययन, विश्लेषण और व्याख्यान पर आधारित होते हैं। इनकी जानकारी द्वितीय होती है। इनके लेखन घटना के समय उपस्थित नहीं होते हैं। उदाहरण देखो बच्चे, शिलालेख, अभिलेख, ताम्रपत्र, पुरातात्विक अवशेष, मूर्तियां, सिक्के, प्राचीन पांडुलिपियां, पुस्तकें, पत्र, डायरी, आत्मकथा, संस्मरण, समकालीन समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, फोटो, मानचित्र, समकालीन सरकारी दस्तावेज, आई विटनेस अकाउंट, प्रत्यक्ष दृष्टि के विवरण। इसके उदाहरण देखो, इतिहास की पुस्तकें, मैंने बोला पहले जो पुस्तक, शोध ग्रंथ, जीवनीयात्मक कथाएं जो बाद में लिखी गई, इतिहासकारों के लेख, शोध पत्र, विश्वकोश, शब्दकोश, वार्षिक रिपोर्ट,
पाठ्य पुस्तकें, गजेटियर, डॉक्यूमेंट्री, फिल्में, इंटरनेट सामग्री, समाचार चैनल, रेडियो कार्यक्रम etc। अब प्राइमरी जो सोर्सेस है उसकी विशेषता देखिए। समकालीन होने के कारण विश्वसनीयता अधिक होती है। ये द्वितीय क्या होता है, अध्ययन एवं विश्लेषण पर आधारित होता है। मूल्य रूप से जानकारी प्रदान करता है। प्राइमरी जो सोर्सेस होता है यह समझने में सरल और व्यवस्थित होता है। प्रत्यक्ष साक्ष्य होने के कारण प्रामाणिकता का उच्च होती है। विषयों की गहन व्याख्या प्रदान करते हैं। इतिहास लेखन आधारशिला है, वस्तुनिष्ठ एवं ठोस जानकारी प्रदान करते हैं। जो सेकेंडरी है उसको संदर्भ और तथ्यों की तुलना, मूल्यांकन, ज्ञानवर्धन और शोध में सहायक। अब बात करते हैं सीमाएं। जो प्राइमरी सोर्सेस है उसकी सीमाएं क्या क्या है। कई बार अपूर्व खंडित या नष्ट हो जाते हैं, सीधी बात। इनकी संख्या कम होती है, इनका संरक्षण कठिन होता है, हर घटना के प्रत्यक्ष स्रोत उपलब्ध नहीं है। उदाहरण चित्र से अशोक शिलालेख, प्राचीन सिक्का, ताम्रपत्र, पांडुलिपि। सीमाएं इसका देख लीजिए। सेकेंडरी सोर्सेस का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होते, इसलिए पक्षपात होने की संभावना होती है। लेखक की धारणा और दृष्टिकोण का भावना हो सकता है। मूल्य घटना से दूरी के कारण त्रुटि की संभावना। केवल प्राथमिक सोर्सेस पे यह निर्भर रहता है। उदाहरण देख लो, महात्मा गांधी की जीवनी, इतिहास की पुस्तक, शोध पत्र, विश्वकोश। अगर हम बात करें प्राथमिक और द्वितीय में अंतर, निर्माण का, यह अतीत के समय यह अतीत के बाद निर्मित होता है। जानकारी का यह प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है। उदाहरण शिलालेख, सिक्के, पत्र, डायरी, ये क्या प्राथमिक स्रोत के उदाहरण है। द्वितीय स्रोत के उदाहरण इतिहास की पुस्तकें, शोध लेख, जीवनी। विश्वसनीयता, अधिक विश्वसनीयता लेख के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। उपयोगिता, मूल्य तत्व प्रदान करते हैं, तथ्यों की व्याख्या और शिलालेख करते हैं। लेखक, निर्माता, घटना के समय उपस्थित व्यक्ति, बाद के इतिहासकार या लेखक। प्राइमरी देखो भाई, जो पहले आया सीधा मूल, समकालीन, शिलालेख, सिक्के। सेकेंडरी जो बाद में आया, व्याख्या दें, विश्लेषक, पुस्तक, मत। इतिहास लेखन के लिए अनिवार्य, अतीत को सही रूप से समझने में सहायक, तथ्यों को सहायता और पुष्टि करने में मददगार, छात्रों को अनुसंधान में रुचि विकसित करने में। चलिए अब देखिए इसके इतिहास में आलोचनात्मक सोच। चलिए इतिहास की घटनाओं, तथ्यों, स्रोतों, व्याख्याओं का गहराई से विश्लेषण करना, तर्क करना, प्रश्न करना और निष्कर्ष तक पहुंचना। इतिहास में आलोचनात्मक सोच का अर्थ है घटनाओं, तथ्यों, स्रोतों, व्याख्याओं को सोच समझ करके मूल्यांकन करना। इसमें प्रश्न पूछना, तर्क करना, भिन्न भिन्न दृष्टिकोण पर विचार करना और निष्कर्ष निकालना। आवश्यकता क्यों है? हिस्ट्री, इतिहास रटने के बजाय समझने में मदद मिलती है। तथ्य और कल्पनाओं के अंतर करने की क्षमता बढ़ता है। पूर्वाग्रह और पक्षपात से मुक्त निष्पक्ष दृष्टिकोण को विकसित करता है। वर्तमान समस्या को समझने में सहायक होता है। तर्क शक्ति, निर्णय क्षमता और समस्या समाधान कौशल को विकसित करता है। विशेषता, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति, तर्क संगतता, साक्ष्यों का मूल्यांकन, विविध दृष्टिकोणों पर विचार, निष्पक्षता, स्वतंत्र निर्णय लेना, गहराई से विश्लेषण। इतिहास में आलोचनात्मक सोच प्रमुख आयाम। स्रोत का विश्लेषण, स्रोत की प्रामाणिकता, उद्देश्य और पक्षपात की जांच। प्रश्न करना, क्यों, कैसे, कब और किसके लिए, जैसे तर्क करना, उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर तर्क प्रस्तुत करना। अनेक दृष्टिकोण, किसी घटना को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना, निष्कर्ष निकालना,
तथ्यों और तर्कों के आधार पर सही निष्कर्ष तक पहुंचना। आलोचनात्मक सोच विकसित करने की विधियां क्या है? ऐतिहासिक स्रोत जैसे प्राथमिक और द्वितीय का अध्ययन करना, मानचित्र, समय रेखा चित्र, स्मारकों को याद से करना, घटनाओं के कारण और परिणामों की खोज करना, यदि ऐसा न होता तो क्या होता जैसे प्रश्न पूछे, बहस, चर्चा और समूह कार्य करना, विभिन्न इतिहासकारों की व्याख्याओं की तुलना करना। उदाहरण देखो भाई, एग्जाम्पल जैसे 1857 की क्रांति को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिए, विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह आदि। क्यों दिए भाई? किसी ऐतिहासिक घटना जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के विभिन्न स्रोत की तुलना करना, अशोक के धम्म की नीति, सामाजिक और विश्लेषण करना। उदाहरण है, लाभ देखो, इतिहास को रटने के बजाय समझने में सहायता मिलती है, सच्चाई और मिथ्या का अंतर करने में क्षमता विकसित होती है, तार्किक और स्वतंत्र सोच का विकास होता है, लोकतांत्रिक नागरिकता की भावना बढ़ती है, वर्तमान भविष्य के लिए सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। बधाएं, रटने की प्रवृत्ति, एक ही दृष्टिकोण को सही मान लेना, स्रोतों की कमी, सीमित जानकारी, पूर्वाग्रह, पक्षपात, प्रश्न पूछने की आदत का भाव। कक्षा में उपयोग, छात्रों को प्रश्न पूछने और विचार रखने के लिए प्रेरित करें, स्रोतों, मानचित्रों और दस्तावेजों का उपयोग करें, समूह चर्चा, वाद विवाद, प्रोजेक्ट कार्य कराएं, विभिन्न दृष्टिकोण की तुलना कराएं, छात्रों को अपने निष्कर्ष लिखने और प्रस्तुत करने का अवसर दें। ठीक है, अब ये वन लाइनर में थोड़ा हम देख लेते हैं और थोड़ा क्लियर करते हैं। चलिए, इतिहास में आलोचनात्मक सोच का अर्थ है गहराई से सोचकर निष्कर्ष निकालना। यह हमें तथ्यों, स्रोतों और व्याख्याओं का परखना सिखाती है। आलोचनात्मक सोच प्रश्न पूछने की क्षमता बढ़ाती है। यह पूर्वाग्रह और पक्षपात से मुक्त निष्पक्ष दृष्टिकोण देती है। इतिहास को समझने के लिए तर्क और सच्चाई आवश्यकता है। प्रश्न करना इतिहास की समझ की पहली सीढ़ी है। स्रोतों का विश्लेषण किए बिना इतिहास अधूरा है। अनेक दृष्टिकोण किसी भी घटना की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। आलोचनात्मक सोच सही है और गलत भेद करना सिखाती है। यह तार्किकता और निर्णय क्षमता का विकास करती है। प्राथमिक एवं द्वितीय स्रोत, ये हम लोग लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अभी 2 टॉपिक है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग का टॉपिक होगा विद्यार्थियों की गलती की और गलत अवधारणा है। ठीक है, उसके बाद पेडागोजी में हम कंप्लीट करें मूल्यांकन एवं प्रश्न एवं निर्माण। उसके बाद से हमारा हिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी, पृथ्वी और सौरमंडल। तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब